Welcome to the World Art Branding Conclave presents the Neena Singh Show. The last week was a little busy for me because I had my MA painting examination, and this was the last semester that got postponed due to the COVID situation, and finally all done, free from my exam now. Another good news is that the Neena Singh Show completed 2 months, and we are extremely thankful to each one of you who spared time from your busy schedule to be part of the show and for giving us so much love and support. Thank you all once again. Our today's guest is special as she's not a regular artist creating art for the sake of love for art. She is a young, dynamic, professional psychological counselor in an educational institute in Kurla, and she believes in learning through experience and maximizing therapeutic outcomes. She worked as an intern of clinical psychology, conducting tests and assessment sessions with patients to enable diagnosis and therapy in Thane Mental Hospital and also with children which have special needs. Our guest today is Sushrita Sule. Hi Sushrita, welcome to the World Art Branding Conclave presents the Neena Singh Show. Thank you so much for having me, Neena ji. How are you? I am well. आप कैसे हो? How are you? Perfectly well. So, Sushrita, tell us something about your background and how was your childhood? आप कहाँ के हो? Okay, so I am basically born and brought up in Bombay. Childhood कैसा गया मेरा? So very interesting thing. मेरे फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो बिकॉज वो आरबीआई में काम करते थे इसीलिए हम आरबीआई क्वार्टर्स में रहते थे. एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज मेरी मॉम ने डिसाइड करा कि वो क्वार्टर्स में एक दीवार उन्होंने मुझे फ्री फंड में दे दी एंड उन्होंने मुझे अलाउ किया कुछ भी ड्रॉ कलर जो जी में आए वो करो. वो पूरा मैंने किया उस दीवार पे एंड आई थिंक उस चीज के वजह से मेरे फाइन मोटर स्किल्स काफी अच्छे हुए, मेरे ग्रॉस मोटर स्किल्स काफी अच्छे हुए और वहां से मेरी क्रिएटिविटी और ज्यादा एनहांस होती गई क्योंकि मैं जो भी जैसे भी इमेजिन करती थी मैं उस दीवार पे बना लेती थी जैसे भी आए. एंड वो एक जर्नी थी, दैट वाज लाइक द बिगिनिंग ऑफ माय क्रिएटिव जर्नी. सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माय चाइल्डहुड कि अच्छा हाँ हम क्रिएटिविटी के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में क्रिएटिविटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है. वो एक छोटे से एज, आई थिंक तकरीबन 2-3 साल के उम्र में मुझे जानने का मौका मिला. फ्रॉम दैट एज आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड. अब जाके बड़ी हुई हूँ तो मुझे समझ आया है कि वो जो मम्मा ने मुझे अलाउ करा 2-3 साल की उम्र में करने के लिए वो अभी कितना मायने रखता है मेरे लिए. सो ये बहुत ही एक फिनोमिनल मोमेंट था मेरे चाइल्डहुड का, मेरे लिए एटलीस्ट अभी. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जर्नी सो फार टुडे आई एम अ प्रोफेशनल. किसमें किया आपने? जी मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाई की है. मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया साइकोलॉजी में और उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स किया साइकोलॉजी में. क्या है अभी मैं खुद को एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बुला सकती हूँ क्योंकि मैंने मेरा मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और मैं कम से कम आई थिंक अभी दिसंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट. तो हाँ ये एजुकेशन के हिसाब से ये स्टोरी. So you are a psychologist. Yes. Tell us more about what exactly you do in your profession. What exactly? Okay. So साइकोलॉजिस्ट इज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. तो जो माइंड के हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये तो बेसिक्स हो गए. फिर इसके आगे डिप्रेशन या कोई रिलेशनशिप्स हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए या एकेडमिक्स में कोई डिफिकल्टी हो या मन में बहुत बातें हैं समझ में नहीं आ रहा है किससे कहें, बहुत सारे इश्यूज हैं जो चल रहे हैं. तो ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट इज अ क्वालिफाइड पर्सन टू डू ऑल ऑफ दिस. और हमारे कोड ऑफ एथिक्स में 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो 2 जनों के बीच में बात होती है वो उन 2 जनों के बीच में ही होती है. फिर होता है बीइंग अनबायस्ड, हम किसी बायस के साथ किसी इंसान को नहीं देखते हैं.
और तीसरा होता है नॉन जजमेंटल। कोई भी इंसान हमारे सामने आके बैठता है, हमसे बातें करता है, हम उसको बिल्कुल जज नहीं करते कि छी क्या कपड़े पहने हैं, वो क्या ऐसा अवतार है। ना बाबा, हमारे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, वरना हमारे प्रोफेशन के वी आर नॉट बीइंग ट्रू टू आवर प्रोफेशन। Right. So you are incorporating art as a part of your treatment. So tell us about Yes. ओके, सो मैं जब स्टडी कर रही थी साइकोलॉजी, तब स्टडी करते करते हमें थोड़ा बहुत बताया गया अबाउट डांस मूवमेंट थेरेपी, आर्ट थेरेपी एज टूल्स दैट कैन बी यूज्ड इन थेरेपी। तो फिर सुनी बात थी, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं की। फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स था जो मैं कर रही थी, उसमें आर्ट थेरेपी का एक मॉड्यूल था जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली एक्सप्लोर करा कि बस हमें कलर पेंसिल्स दिए गए, एक पेपर दिया गया और बोला जो जी मैं बनाओ। फिर वो मुझे बचपन की याद आ गई, ये तो मम्मा ने मुझे ऑलरेडी करने दिया था, जो जी मैं बनाओ वो करने दिया था। फिर मैंने किया ड्रॉ, एंड एक्चुअली द थिंग इज व्हाट, वो बचपन का एक इवेंट उस चीज ने मुझे इतना एनकरेज किया कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज मैं हमेशा कुछ ना कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड करती जाती थी। लिटरली मेरे फ्रेंड्स को भी पसंद आता था जो भी मैं हैंडमेड गिफ्ट्स वगैरह बनाती थी। फिर जब वो आर्ट थेरेपी का सेशन हुआ, हम लोग ने वो ड्राइंग वगैरह की, मैंने रियलाइज किया कि अरे मैं तो इतने सालों से ये एक्चुअली कर रही हूँ। मतलब एज अ सेल्फ केयर टिप, एज अ सेल्फ केयर टेक्निक, आर्ट हैज बीन सच एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने सोचा कि ओके, इस चीज को थेरेपी में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फिर जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, पहले मैं एक कॉलेज में, एक्चुअली अभी भी मैं कॉलेजेस के साथ काफी काम करती हूँ, बट ये एक पर्टिकुलर मोमेंट था मेरा फर्स्ट टाइम अप्लाइंग आर्ट थेरेपी। एक स्टूडेंट थी, मेरे पास आई थी और काफी डिस्कशंस हुए, काफी सेशंस हुए। She was feeling much better and everything. और हम end of our sessions को आ गए थे, मतलब हम अभी थेरेपी खत्म होने वाला था for good. We were going to end the therapeutic relationship. तो वो ऐसे ही बैठी थी, मैंने उसको एक मंडाला कलर करने दिया। मैंने मंडाला रखा उसके सामने, मैंने उसको कुछ कलर्स दिए और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इससे क्या होता है। तो वो बैठ के कलर कर रही थी और फिर बहुत सारी चीजें जो उसके मन में थी, जो उसने मुझे पहले नहीं बोली, वो धीरे धीरे बोल पा रही थी। बिकॉज शायद वो इतना नहीं सोच रही थी कि मैं इनके सामने बैठी हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, ये बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हैं। शायद वो सारे थॉट्स उतना ब्लॉक नहीं हो रहे थे क्योंकि वो आर्ट के थ्रू ऑलरेडी वो चैनलाइज हो रहा था कि उनके अंदर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या चल रहे हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे वो स्टूडेंट मेरी आर्ट थेरेपी का एक नमूना था, and she was able to speak. वो बहुत सारी चीजें बोल पाई and I was amazed about that experience, and ever since I have been constantly encouraging. कभी-कभी मैं देखती हूँ क्लाइंट्स बोल नहीं पाते हैं, मैं इनको एक कोरा कागज दे देती हूँ, एक पेंसिल दे देती हूँ या कलर्स दे देती हूँ, ऑप्शन सारे रखती हूँ उनके सामने और मैं बोलती हूँ आपको जो करना है इन चीजों के साथ आप कर सकते हो। और फिर काफी चेंजेस दिखने में आ जाते हैं कि वो और इजीली ओपन हो पा रहे हैं और अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जिस टाइप का वो आर्ट बनाते हैं, आप उससे भी कुछ इंटरप्रेट करते हो या सिर्फ उनको ओपन होने के लिए वो हेल्प करता है? सो इट वर्क्स बोथ वेज। एक तरीके से वो उनके थॉट्स, फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाए और एक्सप्रेस कर पाए, और दूसरा जब वो ड्रॉ करते हैं तो उस चीज को इंटरप्रेट भी किया जा सकता है कि उनके ड्रॉइंग्स के थ्रू हमें क्या समझ में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तरीके के कलर्स लेते हैं, उनके कलर्स का चॉइस और फिर वो कलर को कैसे अप्लाई करते हैं पेपर पे, कहाँ प्रेशर लगाते हैं, कहाँ प्रेशर नहीं लगाते हैं, कहाँ एक पर्टिकुलर कलर ज्यादा यूज किया है, कहाँ एक पर्टिकुलर कलर कम यूज किया है, क्योंकि कलर्स के साथ भी इमोशंस काफी एसोसिएटेड है। जैसे लाल रंग गुस्से का भी होता है, लाल रंग प्यार का भी होता है, व्हाइट कलर पीस का होता है, ब्लू कलर सैडनेस का भी होता है, ब्लू कलर भी एक तरीके से कामनेस या बीइंग पेन फ्री ऐसे एसोसिएशन होते हैं। येलो कलर इज इंडिकेटिव ऑफ ब्राइटनेस, हैप्पीनेस। तो ऐसे सारे कलर्स के भी अलग अलग इमोशनल कनेक्शंस होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे क्लाइंट्स कलर्स यूज करते हैं, उनके पेंटिंग या जो भी आर्ट फॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके क्रिएट करने के बाद भी
उससे समझ में आ सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है उस वक्त पे। तो आप कोई स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म को प्रेफर करते हो? जैसे आपने अभी मंडाला कहा, कई लोग फ्लूइड आर्ट, आई थिंक यू आल्सो यूज फ्लूइड आर्ट आल्सो. तो Yes, I use fluid art a lot. these specific form of arts more suitable, or you can use any form of art as a part of treatment or for making a person stress free? मतलब स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई भी फॉर्म आर्ट का यूज कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? Actually, to be very honest, नीना जी, you can use any art form. बस जो थेरेपिस्ट है उसको समझ में आना चाहिए, उसको ये ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से हम उस क्लाइंट को कैसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था ऑफ क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी. वहाँ पे एक आर्ट थेरेपी का सेशन था जहाँ पे हमें बोला गया कि आपके पास 10 मिनट है, आप बाहर जाओ, जो भी चीजें आपको मिलती है आपके आसपास में वो उठा के लेके आओ और आपको उसके वो सारी चीजों को लेके आर्ट बनाना है. तो पत्थर, फूल, स्टिक्स, ट्विग्स, रैपर्स, जो भी नीचे पड़ा हुआ था बाहर, हम वो सब उठा के लेके आए. हमारे सामने एक पेपर रखा था और फिर हमको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से अरेंज किया. तो एनी आर्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज वो थेरेपिस्ट को समझ आ रहा है कि इस चीज को यूज करने से हम क्लाइंट के अंदर क्या चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा हैज बीन टुवर्ड्स फ्लूइड आर्ट, एटलीस्ट इन द रीसेंट टाइम्स, क्योंकि फ्लूइड आर्ट में कोई फॉर्म, कोई स्ट्रक्चर नहीं है एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन आल्सो कि वो ये कैसे निकलेगा. इट इज लाइक complete allowing yourself this complete flow of thoughts. जिस तरीके से कलर्स फ्लो करते हैं, आपके थॉट्स भी साथ में फ्लो होते हैं. और कभी-कभी इतना प्रोसेस जो होता है फ्लूइड आर्ट का, उसी में क्लाइंट को अपने आप आपके थॉट्स का आंसर भी मिल जाता है. मेरे को भी कुछ करना नहीं पड़ता. तो उसमें भी जो कलर्स को यूज करने की लिबर्टी है, वो जो मतलब आपका जो पेशेंट है जिसको आप डील कर रहे हो जिसके साथ, तो कलर की चॉइस उनकी रहती है या आप उसको गाइड करते हो कि नहीं आप ये कलर्स मिक्स करो या कुछ समथिंग लाइक दैट? इज इट समथिंग लाइक दैट? आई अलाउ मेरे क्लाइंट्स को जो भी कलर उनका मन करे यूज करने का वो ही यूज करने. मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ कि कौन से कलर्स यूज करने हैं. मैं शायद नंबर ऑफ कलर्स पे थोड़ा लिमिटेशन डालती हूँ, क्योंकि there is some sort of structure, कुछ तो एक क्लॉज मुझे constancy का मेंटेन करना पड़ता है, and various other therapeutic factors depending upon the client. I don't limit them on the choice of colors. They choose. So our show is related to art activities only. So my question is, how should artists take care of their stress related issues? I mean कि जो artists होते हैं, they may be stressed because their family is non-supportive, or they may be dealing with financial instability. And at times some artists face stress because their artwork is not getting acknowledged the way they want. तो ऐसे अलग-अलग reasons से stress artist के मन में होता है. So how should a normal artist deal with such situations? What is your recommendation? Okay, it is always good to go back to that thought कि हम artist क्यों बने, वो क्या चीज थी जिसने हमें इतना drive किया to becoming an artist. And it is important to constantly keep yourself reminded of that, क्योंकि वो एक चीज थी जो आपके लाइफ का एक बहुत important purpose बन गई. And in the process क्या होता है, because of so many other factors, financial stability बोलो, support बोलो, जैसे आपने कहा,
हम उन सारे फैक्टर्स के वजह से फिर भूल जाते हैं कि एक रीजन था, एक वजह थी कि हमने आर्ट को चूज किया था. यस, सो वो चीज हम अक्सर इन द प्रोसेस भूल जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी डे कि मैंने साइकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ और मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ. हाँ, कभी कभी मेरे लिए भी डेज बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं जहाँ मैं बहुत थक जाती हूँ. फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं कि मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा. फैमिली का सपोर्ट तो ठीक है, आई हैव दैट, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत अदर रीजंस भी होते हैं वेयर आई थिंक कि कैसे होगा. बट देन आई ऑलवेज गो बैक एंड आई थिंक मैं साइकोलॉजिस्ट क्यों बनूं. मेरा एम क्या था साइकोलॉजिस्ट बनने का? लोगों की मदद करना. और क्या मैं वो कर रही हूँ? हाँ. और क्या वो करने से मुझे खुशी मिल रही है? हाँ. और इसीलिए आई एम कंटिन्यूइंग टू स्टे ऑन दैट ट्रैक. तो जब हम आगे चले जाते हैं, कभी कभी हमें वापस से हम क्यों इस ट्रैक पे, क्यों इस पाथ को हमने चूज किया, उसका रिमाइंडर देना बहुत जरूरी हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, it is important to create a sort of schedule in such a way जहाँ पे आप खुद के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो. आपका पूरा दिन अगर आप दूसरों को डेडिकेट कर रहे हो, काम को डेडिकेट कर रहे हो, बट आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, then it is being unfair on yourself also. So for artists also, I would recommend that it is okay sometimes to keep art aside for a few minutes and just be with yourself or do something completely different than what you would actually do. Let's say for example, you are used to doing commission work, कि किसी client ने आपको एक काम दिया है commission करने के लिए, and you're doing that. But sometimes it is okay to take a break from that, and it is okay to just draw and paint because you want to draw and paint for yourself. ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए करना है या रोजी रोटी के लिए करना है. Think of doing something for yourself. So that is very important, I feel. So, what is your opinion about the role of artwork being displayed in the interior space, like in the office or the home? Does it have any impact on the people? उनके लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट होता है? जो अपने आसपास आर्टवर्क हो, आर्टिफैक्ट्स हो, उनका क्या इफेक्ट आपके हिसाब से होता है? It is so interiors are a very important part of life, और especially ये pandemic और ये lockdown वाले situation में और ज्यादा important हो जाते हैं, because हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज देखने मिले. Sensory stimulation जिसे कहते हैं. So vision is a sense, hearing is a sense, texture is a sense. और जब हमारे पास इंटीरियर में अलग अलग तरीके की चीजें होते हैं, we are exercising two senses, that is vision and texture. क्या होता है? We are used to being in a certain environment, and when we have certain different elements, artistic elements in our interiors, it helps us take away from the regular mundaneness. रोजमर्रा की जिंदगी का जो वही चीज, वही वैसी चीज जो होती है, difference or changes in interiors and adding use of artwork in interiors actually gives you that sense of, oh okay, ये एक unique चीज है. I am looking at something which is not रोजमर्रा की चीज, and I'm able to, because it is artistic in nature, उसका देखने का एक तरीका नहीं होता है. There are so many ways in which you can look at one artwork that is used in your interior. So therefore you are enhancing your visual sensory stimulus, साथ ही साथ में you are building your cognitive capacity of perspective building. So that is the beauty of art and interiors. Very well explained, Sushrita. And before we end, what is your message for the World Art Branding Conclave? Oh my God, World Art Branding Conclave, you guys are doing a fabulous job. You're doing an amazing job. I mean, it is not easy to, go out and find all these different artists with so many amazing talents and provide them an opportunity to showcase their work. I mean, art is so important, and you are actually giving artists that place to
shout out to the world that listen, art is important. We as artists are providing something so beautiful to you. And I mean, World Art Branding Conclave stands as such a true voice to artists, no matter how big or small, because every artist is unique in his or her own way. And the way World Art Branding Conclave is standing so strong in support of all of these artists absolutely just amazes me and warms my heart. So job well done, World Art Branding Conclave. Thank you, Sushita, so much. And what you said is really important. With you, I connect with a word you said, that we should not be judgmental, whether it is an artist or a person. Very important that we should not be judgmental. We are no one to judge anyone for their artwork, for their dressing style, or anything in their life, whatever a person chooses is. I remember when I was teaching, I used to teach adolescent children. So we had a adolescent education program. A workshop was there, 3-day workshop. I attended, and a very senior and renowned psychologist was conducting that workshop. So she mentioned that, and really it made a change in me also. As a teacher, as a parent, we are always judgmental. ये सही नहीं है, ये गलत है. मतलब पूरे टाइम हमारा moral science की क्लास चलती ही रहती है. So after attending that workshop ना, मैंने भी इस चीज को realize किया कि yes, we should not be judging people for whatever sense, क्योंकि हर किसी का सही और गलत उसके अपनी परिस्थितियों पे depend करता है. तो absolutely, coming from you, the same thought, I really liked it, and I think that those who are viewing this show, they will get insight from this. And I hope so. Of course. देखिए, हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी लेना जी, या नहीं बिल्कुल. लेना ये उसकी अपनी खुद की Of course. मानसिक स्थिति पे Of डिपेंड course. करता है कि वो क्या चीज एक्सेप्ट Of करता course. है, क्या नहीं करता है. जी, बट जी. हमें अच्छी चीजें बिल्कुल. बताते रहना चाहिए. जी, बिल्कुल. है ना? We do our work. Yes. So, once again, Absolutely. thank you, Sushmita, for being part of this Thank you so much, show Meenakshi. and sharing your story Thank you. and giving such lovely Thank you. inspiration to everyone. And we wish you best of luck for all your future Thank you endeavors. so much. And may Thank you you so help much. lot of people through your work. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless you, beta. Bye. Talking to Sushrita reminds me of my workshops. I conduct Madhubani painting workshops with Gayatri Deshpande. She is a renowned artist from Pune, and she runs an art initiative with the name Gayatri Art Workshop Retreat, where she conducts art workshops on different mediums and style. I used to conduct Madhubani painting workshops with her. I would like to share an incident. In my workshops, many women used to be 70 plus and even 80 plus, and they used to say that art for them is like meditation. One of the participants also mentioned that a few of her friends, they attend the Art of Living sessions every Sunday, but she prefers to attend the painting sessions in different workshops, and it gives the same effects as people get in meditation. So you can imagine how effective the process of painting is. I'll just share a few photographs from my workshop. So we can say that art is something which adds life to a space. It does not have to be super expensive, or it may be painted by a famous artist. Any piece of artwork that speaks to you is a perfect choice. To creatively design your living space with a positive aura, be it your office or your home, you don't have to be a painter yourself. The choice of artworks, the artifacts, the indoor plants,
even the colors which you choose for your walls, curtains, or upholstery, everything speaks about your personality and taste of the person who resides there. Now friends, moving on to the next segment of the Neena Singh Show. It's time for art tips from Neena Singh. In the previous episode, I discussed how to photograph your artworks and I promised to share photo editing on Photoshop. To those who photo edit on mobile apps is absolutely fine, but as I discussed, I prefer to do it on Photoshop because after editing there are options for saving various size and resolution, and we can also rename the file. So I prefer to do it on Photoshop. So let's get started with Photoshop. In the previous episode, I mentioned that we should photograph our artwork before framing. Let me share a photograph to clear my point. In this photograph, we can see the shadow due to the frame on the left side. Whatsoever you do, the frame will cast its shadow on one or the other edge depending on the direction of the light. So click the photo as soon as the artwork is complete. Next, let me show you how to correct the perspective of the image. Drag and drop the image to be edited in the Photoshop. First, duplicate your layer by pressing Ctrl+J. Now we will be making changes in the new layer, retaining the original image. The perspective correction can be done by various methods, but I'll be sharing the use of two tools, the distortion tool and the perspective warp tool. First, insert the guidelines. For this, click and drag the guidelines from the ruler tool. If the ruler tool is not visible, go to the menu bar, choose View and click Ruler. Now place the guidelines on all the four sides of the image. Using the marquee tool, select the image and click Ctrl+J. Again a new layer is formed. Select this new layer and next go to the edit and select perspective warp. Once the perspective warp tool is activated, click anywhere to create a grid. Drag the points on the grid to create a grid that covers the perspective of the image. Now, hold the click button on your mouse and drag the corner to correct the perspective. Pay attention to the grid lines which serves as a guide for correction. Now, another method to correct perspective is to use the distort tool. Select the image using the select tool on the top of the left side of the toolbar. Then go to the edit menu and select transform and distort tool. Click and drag the points on the corners to correct the perspective of the image. So both these methods are very easy to use.
Now after the perspective correction, select the image and drag the corners to the entire area. Maintain the aspect ratio of and if any extra space is left, crop that portion using the crop tool. Now let me share one simple tool for correcting the brightness. Select the image, then go to the image menu, select adjustment and then levels. On this you can see there are various options available. You can try using them one by one, explore it yourself. I will be using levels. Simply drag the slider to make the adjustment as per our requirement. If you are not happy with the result, simply cancel it and try again. You can also use the brightness contrast tool. The brightness value increases the highlights while contrast value makes the bright areas brighter and dark areas darker. So with this we have made a slight correction in the light. We have cropped the image and we have also corrected the perspective. Now coming to the saving options. Now first save your master file as a PSD. In the main menu, go to the file and select the save as option. Type the file name for the image in the save as field. In the format drop down menu, click Photoshop to save as PSD format. If you have layers in the image, make sure the layer checkbox is checked. Now this PSD format is useful for a master file because it retains the layers which can be edited later on. To save the photo in JPEG, in the format menu click JPEG and then click save. Adjust the size of the file as per requirement. I will save the file in 2 sizes. JPEG is the best format for saving photograph to share online, but it does not retain the separate layers. It is a good idea to save a PSD file so that whenever in future you need to edit your file, you can do so. And that's it for the photo editing. So this is Neena Singh signing off till we meet again with a new artist and new story. Stay home, stay safe and happy painting to all.